ये 26 जनवरी 1995 की मुरली। बाबा ने कहा कि काम दिया था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो। इतना तो चल रहा है। और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया? बाबा पूछ चालू है। ओके। कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई, लेकिन वर्क में नहीं आई, प्रैक्टिकल में नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अब कोई नवीनता दिखाओ। नया वर्ष तो शुरू हो गया, क्योंकि 26 जनवरी है। नया वर्ष तो शुरू हो गया। बाप दादा को आदि का बेहद वैराग्य सदा याद आता है। उसी समय का फल क्या है? उसी समय का फल आप लोग हो। अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होती तो स्थापना की वृद्धि इतनी नहीं हो सकती। ब्रह्मा बाप ने अंत तक बड़ी आयु होते हुए भी, तन का हिसाब चुकतू करते हुए भी बेहद के वैराग्य की स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई। साधनों को स्वप्रति स्वीकार नहीं किया। सेवा के प्रति अलग चीज है। स्वप्रति स्वीकार करना और सेवा प्रति कार्य में लगाना, अंतर तो जानते हो ना। स्वप्रति बेहद का वैराग्य हो, सेवा प्रति साधन को कार्य में लगाओ, लेकिन साधन अलवेलापन नहीं लाए। तो ये फॉलो फादर करना ही है ना, कि जो और आने वाले हैं उनको करना है, आप लोगों को करना है। तो जो इसमें बाबा ने कहा कि आप लोग जो फल हो किस चीज का, शुरुआत में जो बेहद का वैराग्य था, जो आदि में। तो मुझे जब मैं पढ़ रही थी, मुझे एक बात ध्यान आई कि जब स्टूडियो में जयंती दीदी आती थी, तो जैसे मीडिया की शूटिंग ये सब होती थी, तो हमेशा कहती थी कि ठीक है, बहुत अच्छा, इसके द्वारा अच्छी सेवाएं हो रही हैं, लेकिन ये मत समझना कि सिर्फ इसी कारण से हुआ है। ये शुरुआत से जो दादियों ने आदि में जो इतने साल जो तपस्या की है, उसका फल है। उसी के जो क्या कहेंगे, उसी फाउंडेशन पर ये इमारत है जो आज तक यज्ञ चल रहा है और प्रत्यक्षता हो रही है धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा वो उसका फल है। बस अभी अभी ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में वो चीज काम कर रही है। और जो बात कही बाबा ने कि जो साधनों को और स्व प्रति स्वीकार नहीं किया, तो मुझे ध्यान आई एक बात कि एक बार एक भाई बता रहे थे, जगदीश भाई साहब के बारे में, कि जैसे दिल्ली में थे ना वो, तो अगर कोई फ्रूट्स आते थे सेंटर पे, जैसे बनाना या कुछ भी अकेला जैसे रखा हुआ था, तो ऐसे नहीं कि चलो खा लो भैया, हाँ, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए वेट करते थे कि आखिरी दम तक शायद सेवा में किसी को दे दे, क्योंकि वो कहते थे कि ये इन्हीं का तो लाया हुआ है, इनको ही तो देना है। और फिर किसी ने बहुत अच्छी बात बताई कि कैसे एक बार, पता नहीं शायद आप लोगों को पता होगा जो यहाँ पे रहते हैं, कि शांतिवन में जैसे कोई बड़ी गाड़ी होती है ना, सुमो या ऐसे, तो उसमें जैसे कोई सो रहा था ऐसे, और बंद थी गाड़ी अंदर से। तो किसी ने कहा कि ये कौन है भाई? हाँ, कौन है ये गाड़ी में जो सो रहा है? सो सकता है बाहर कोई ड्राइवर है या कोई है। तो जब देखा तो जगदीश भाई साहब थे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब क्या हुआ, आप आ जाओ ना अंदर, क्यों यहाँ पे सो रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी मेरी क्लास है यहाँ पे, और मैं नहीं चाहता कि मैं ऊपर से आया हूँ तो मेरे लिए स्पेशल एक कमरा खोला जाए और ये दुखी हो और वो दुखी हो। तो जैसे कि गुप्त, बस कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पर आवश्यकता नहीं है कोई, जहाँ चल सकता है। और जो ये बात है कि जो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ, तो इसका क्या अर्थ है? दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की।
राग है वहाँ जहाँ राग है। और अब पूछ रहे थे ना कल, अब मेरा नंबर है। मुझे पूछना है। कल आपको पता चल गया मैंने कैसे पूछना। हाँ, इसीलिए आज मैं फ्री हूँ। तो जैसे कि सभी जानते हैं कि बेहद के वैराग्य वृत्ति और ये सब दिनचर्या, लेकिन इसके ऊपर ना जैसे एक दुनिया में एक रिसर्च हुई है, बहुत समय से चल रही है वो, लेकिन अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही मेरे पास एक वीडियो आया, उसमें मैंने सुना कि किस प्रकार से जो एक साधारण मनुष्य है पूरे दिन में उसके पास नए मतलब लेकिन इंफॉर्मेशन के रूप में 63,000 शब्द उसको रोज दिमाग में जाते हैं। तो वो नई बातें हैं, जैसे कि फिर उसके बाद हर 11 मिनट के बाद हमारा ध्यान भटकता है। हर 11 मिनट के बाद हमें डिस्ट्रैक्शन होती है, इधर देखूं उधर देखूं क्या करूं, हर 11 मिनट के बाद। और एक नॉर्मल जो इंसान है, एवरेज जो मनुष्य है, वो एक पूरे दिन में अपने फोन को पता है कितनी बार देखता है? हाँ, कितनी बार? बहुत बार। 110 बार। 110 बार दिखते रहता है। 1 सेकंड में अच्छा कुछ आया क्या? क्योंकि हमें पसंद है ना डिस्ट्रैक्शन। कम से कम तो 0 बार। नहीं, एवरेज उन्होंने बताया कि जैसे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा। ऐसे एग्जाम्पल्स है अभी, बस वो एग्जाम्पल बन गया अभी। अच्छा। तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि फोन नहीं है, लेकिन ओके, इस जमाने में जिसमें हम रहते हैं जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे उधर कम से कम 200 लोगों के ऐसे कांटेक्ट हैं जिसको हम व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करते हैं। आज क्लास चल रही है, आज क्लास कैंसिल है, आज टाइम चेंज हो गया, तो 200 लोगों को बैठ के फोन करेंगे, उससे अच्छा एक मैसेज भेज दो, तो चलो उसमें यूज होता है। लेकिन जो डिस्ट्रैक्शन की बात है कि बार बार ध्यान इधर उधर जाता रहता है। जैसे अपने एक भाई हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो वहाँ पे कोई जगह का नाम है सिलिकॉन वैली, जहाँ पे सारा आईटी मतलब कंप्यूटर से संबंधित ये सब बातें होती रहती है। तो उसमें वो जॉब करता है। तो उसने बताया कि जैसे एक बार एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सभी गूगल वाले और ये ट्विटर और व्हाट्सएप और फेसबुक, ये सभी लोग इकट्ठे हुए थे, और उसमें वो लोग भी थे। एक भाई था जिसमें कि एक बहुत बड़े गेम कंपनी का वो मालिक है, जैसे गेम खेलते रहते हैं लोग। तो उसने कहा देखो भाई, हमने तो बहुत रिसर्च करके ये गेम बनाया है और इसलिए हमारा बहुत फेमस भी हो रहा है, क्योंकि इंसान को मन उसका इधर उधर जाएगा ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। कि जैसे उसने एग्जांपल दिया, जैसे कि अगर आप ईमेल्स यूज करते हो या फेसबुक यूज करते हो, तो जब आप कंप्यूटर पे बैठे हो ना, तो एक मैसेज आता है, अच्छा आपके पास यू हैव गॉट ए ईमेल, मतलब मेल, यू हैव गॉट ए मेल, आपके पास एक ईमेल आया है, या फेसबुक आपके फोटो को उसने लाइक किया। तो जो काम हम कर रहे होते हैं ना, हमें उस भटकना अच्छा लगता है, अरे इसको देखूं मैं, क्या हुआ, इसको छोड़ो साइड में, जो कर रहा हूँ वो छोड़ो। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है बार बार में, तो इसी का यूज करके उन्होंने वो गेम बनाया कि लोगों को तो पसंद है और वो हिट है। तो उसने वो बताया कि क्यों हमें डिस्ट्रैक्शन पसंद है, कि जब जब हमारा ध्यान इधर उधर जाता है ना, तो मन में एक, डॉक्टर्स को पता होगा कि हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं डोपामीन। डोपामीन मतलब एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि 2 नर्व सेल्स के बीच में जैसे मैसेंजर का काम करता है। तो उससे क्या कहेंगे, एक टेम्पररी खुशी का एहसास होता है, इसलिए लोगों को डिस्ट्रैक्शन बहुत पसंद है। तो अब हमें भी ओके, हम भी इसी दुनिया में हैं अभी, और ठीक है बीके का लेबल तो लग गया, बट अभी भी इसी दुनिया में है और अभी प्रभावित होते रहते हैं। तो अभी भी हमें भी चेक करना है कि कितनी बार डिस्ट्रैक्शन है, कितनी बार मन में डिस्ट्रैक्शन है, भटकता है मन। अच्छा, दूसरी मुरली है 3 अप्रैल 1996 की मुरली है ये। तो बाबा ने कहा कि
समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? वैराग्य की। किसने जवाब दिया? कौन सा वैराग्य, हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्व स्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? क्योंकि आपकी सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसीलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो ना कि बाप का परिचय सबको मिले, वह नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग्य सदाकाल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण व सर्कमस्टांस प्रमाण वैराग्य आता है तो हाँ, तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया तो वैराग्य भी पास हो गया। तो उसको क्या कहेंगे, बेहद का वैराग्य या हद का? तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है अटेंशन की कमी। क्या कहा? समय। समय को भूल जाते हैं, लक्ष्य को भूल जाते हैं। हाँ, वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है आसक्ति, बुद्धि भटक जाती है, मनन चिंतन, हाँ जी, विस्मृति। तो बाबा ने कहा देहभान। अब देहभान मतलब विस्मृति हो गई ना कि मैं आत्मा हूँ। जैसे वो बताते ना कि वो गुरु जाता है कहीं पे और उसको, सब जानते हैं, बीके में बहुत स्टोरी सुनाते हैं वाली, कि गुरु जाता है कहीं पे तो अपने चेले को बोलता है, देखो तुम जरा आश्रम को संभाल लेना पीछे से, हाँ। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है गुरु जी। तो लेकिन जब गुरु जी को जाना होता है उस दिन उसका ना मौन व्रत होता है, तो वो कहते हैं अरे मैं पूछना तो भूल ही गया कि कैसे संभालना आश्रम को। तो गुरु जी को जाके बोला उसने, तो गुरु जी ने उसको लिख के दे दिया, चलो इसको पढ़ लो मतलब। तो वो जाके पढ़ता है तो उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा रहता है, स्मृति। तो उसने कहते अच्छा स्मृति तो रखनी है, ओके कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको लगता है कि अरे फिर क्या स्मृति, बार पूछता हूँ जरा जाके। तो गुरु जी ने फिर से कुछ लिख के दिया, तो उस बार उसने 2 बार लिख के दिया स्मृति स्मृति। तो 2 बार के बाद भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं, उसने कहा नहीं कुछ क्लियर नहीं हो रहा मुझे। तो गुरु जी ने फिर से उसको लिख के दिया 3 बार स्मृति स्मृति स्मृति, कि स्मृति तो रहनी चाहिए, जागरूकता तो रहनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल याद आता है, हमारे यहाँ पे एक माता जी आती थी मतलब अभी तो नहीं आती। तो वो कहते जब से मैं हारमोनी हाउस में आई हूँ ना, मेरी लाइफ में थोड़ी अशांति सी हो गई है। हमें लगा अरे ये तो उल्टा हो गया। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? कहती है कि रिएक्शन नहीं हुआ। तो उसने कहा कि जैसे पहले मैं अपने ड्राइवर और मेड को डांटती थी ना, तो मुझे कुछ नहीं लगता था, पर आजकल थोड़ा दुख होता है, जैसे दिमाग में आ जाता है अरे क्यों किया। तो ऑफकोर्स अशांति तो हो गई थोड़ी सी। तो इसलिए कहते हैं ना कि आध्यात्मिकता का पहला प्रमाण या उसके पहला परिणाम ही क्या है कि हम जागरूक हो जाते हैं, कि एकदम ध्यान में आता है ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो बाबा ने कहा अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देहभान। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग्य ये बड़ी बात नहीं है, वह तो दुनिया में कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है, संबंध में तो आजकल खासकर। लेकिन देहभान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना, क्या है वो रूप? देहभान के भिन्न भिन्न रूप, अपनापन, अहंकार, इनकार, उठना रूसना, मान अपमान, जिद सिद्ध, मूड ऑफ, सब जानते हैं। तो उस भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना, कितने देहभान के रूप हैं
उसका विस्तार तो जानते हो, लेकिन इस अनेक देहभान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना देहभान देही अभिमान में बदल जाए। जैसे देहभान एक नेचुरल हो गया, ऐसे देही अभिमानी अब क्या हो जाए, नेचुरल हो जाए। क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ हैं। तो मूल आधार देहभान है। जब तक किसी भी रूप में देहभान है तो क्या नहीं हो सकता, वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। क्या कहा, जब तक किसी भी रूप में देहभान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। तो बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देहभान का विघ्न है उसका कारण है, मतलब उसके डीप में जा रहे बाबा अभी, कि वैराग्य वृत्ति नहीं है तो देहभान है। इसका मतलब देहभान क्यों है, क्योंकि उसका कारण है देह के जो पुराने संस्कार हैं उससे वैराग्य नहीं है। जैसे कुछ समय पहले एक मुरली आई थी ना, बाबा ने 5 विकारों को परिवर्तन के लिए कहा था कि काम विकार जो है वो शुभ भावना में परिवर्तित हो जाए, क्रोध जो है वो हाँ जी रूहानी खुमारी में, क्रोधाग्नि योगाग्नि में, और लोभ जो है वो अनासक्त वृत्ति ट्रस्टी। और बाबा ने कहा चाहिए चाहिए नहीं लेकिन जाइए। और मोह बाबा ने कहा स्नेह में, और अहंकार जो है वो स्वाभिमान में। बाबा ने कहा देह अभिमान जो है विगिरती कला का साधन है। तो भाई बाबा ने कहा कि जो पुराने संस्कार हैं उनसे वैराग्य नहीं है, पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया है तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रह सकता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। तो चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूँ। कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किस न किस रूप में ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य, संस्कार न चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। क्यों? संस्कार का भी संस्कार है, वाह। चाहते नहीं हो लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। जैसे बाबा कई बार आते हैं ना मुरली में कि जो रावण को सिर्फ मारा नहीं जाता लेकिन जलाया भी जाता है, और उसके बाद बाबा कहते हैं राख को कहाँ बहानी है, शिव सागर में। तो सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है, कहाँ न कहाँ अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं। वह समय पर न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं। फिर कहते हैं चाहते तो नहीं थे लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। ये कौन बोलता है, देहभान या देही अभिमान? देहभान। ओम शांति। बहुत लंबी है, देखिए आगे है पढ़ दो। ओके। तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है। खत्म किया है लेकिन अंश भी नहीं हो, ऐसा खत्म नहीं किया है। और जहां अंश है तो वंश तो होगा ही। आज अंश है, समय प्रमाण क्या होगा, वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं, जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल हैं। लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो क्या हो जाता है, हाँ जी, नॉलेज साइड में। लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल है या नॉलेज पुल है?
क्या है, नॉलेजफुल के बजाय नॉलेजफुल बन जाते हैं। उस समय किसी से भी पूछो तो क्या कहेंगे? हाँ मैं समझती तो हूँ। नॉलेजफुल नहीं, पुल मतलब हाँ समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेजफुल हुए या नॉलेजफुल हुए? तो इसमें लिखा है नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाला। जो नॉलेजफुल है उसमें कोई भी संस्कार, उसे कोई भी संस्कार, संबंध या पदार्थ वार नहीं कर सकता। एम्बॉडीमेंट है ना वो उस चीज का, जैसे स्वरूप है नॉलेज का। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचातान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। जैसे कल कहा ना कि सेवाओं के जंगल में मत खो जाना, और कहा कि जो समय दिया है, अब समय पर जो बात आती है, बाबा ने कहा कि एक मुरली है 69 की, एक मुरली में बाबा ने कहा कि सुबह सुबह अमृत वेले बाबा के बच्चे बाबा को अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं कि बाबा जब तन का रोग खत्म हो जाएगा ना तो मैं शुरू कर सकता हूँ पुरुषार्थ। हाँ, फिर बाबा ने कहा जब तन का खत्म होगा ना तो मन का शुरू हो जाएगा, और जब मन का खत्म होगा तो धन का शुरू हो जाएगा, फिर जन का शुरू हो जाएगा। और फिर बाबा ने आगे कहा कि जिस प्रकार कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने साकार मिलन का जो चांस था वो गवा दिया, तो ऐसा ना हो कि पुरुषार्थ के सौभाग्य का ये चांस भी गवा ना दो अगर समय चला जाएगा हाथ से। तो क्या कहा, वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है, सब एक में ही है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। कल्प पहले भी बने थे, बने तो आप ही थे ना कि और थे? आप ही है ना, सिर्फ मर्ज है, उसको अब इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान की प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ना, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल कर के प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, स्वमान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कभी कम नहीं हो। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? पाकिस्तान में जब थे सेवा नहीं थी, साधन थे, लेकिन साथ में क्या था? बेहद के वैराग्य वृत्ति की वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं उन्होंने आदि संस्कार हैं, अब मर्ज हो गए हैं। अब फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो जो शुरुआत में था। तो सुना क्या जरूरत है? सुन लिया? जैसे कहते हैं ना कि जब हम द्वापर युग से, त्रेता द्वापर युग से जब हम जैसे गिरते हैं तो कहते हैं ना कि जो सारी पृथ्वी में जो सारे महाद्वीप है वो सब इकट्ठे थे और फिर अलग अलग हो गए। जैसे संसार में कहते हैं कि गोंडवाना लैंड था, वो एक लैंड मास बड़ी जमीन थी, लेकिन उसके बाद फिर जो, क्योंकि मनुष्य जो है वो सोल कॉन्शियस से क्या हो गया, बॉडी कॉन्शियस, तो उसका प्रभाव मैटर पर पड़ा और उसके बाद वो अलग अलग हो गए। अब बाबा ने कहा ना कि फिर से वो कैसे होगा इकट्ठा, फिर से बदलाव कैसे आएगा? जब अंदर से
वही कॉन्शियसनेस होगी, वही एक तरह से स्मृति रहेगी कि हम आत्मा है। तो वही बाबा ने कहा कि अभी साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करें, अभी विश्व अति में जा रही है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की। और वह वायुमंडल बनाने वाले कौन हो? सॉरी, आप हो। पहले स्वयं में, फिर विश्व में। जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाएं, उसका फाउंडेशन भी क्या है? बेहद की वैराग्य वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे, युद्ध में ही चले जाएंगे। और जहां वैराग्य है तो ये वैराग्य है योग्य धर्मी, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो क्या करना है? सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी वैराग्य वृत्ति में जाना है। अच्छा समझा क्या करना है? समझ तो गए बाबा। ओम शांति। आप कुछ वैराग्य को सुना बुलाएंगे आज वैराग छुट्टी। बैठी कुछ बताने नहीं। मेरा एक प्रश्न है कि हम लोग जिस तरह से यहाँ बैठकर ये पढ़ते हैं, इसमें और क्या नवीनता कर सकते हैं? जो चल रहा है वही चलने दें या कुछ और करें? हाँ, जो भी बातें हमें पढ़ते हैं जो पढ़ते हैं किसने कितना प्रैक्टिकल में उतारा थोड़ा बताए। अच्छा, ओके। उसमें क्या है कि उसको भी ताकत मिलती है, जो बोल रहा है दोबारा तेरे नहीं करेगा। नहीं, अभी जो एक बहुत अच्छी बात पवित्र बहन ने बताई कि हम मोबाइल कितनी बार देखते हैं, ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कितनी बार देखते हैं, कुछ आया तो नहीं, किसी ने कुछ भेजा तो नहीं। देखना तो जरूरी है, वो भी है, पर अब देखना भी जरूरी है, पर बार बार देखना जरूरी नहीं भी है। हाँ, बार बार देखना जरूरी है, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ नवीनता क्या है। हम तो यहाँ अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं। एक तो है अव्यक्त वाणी पढ़ना, पूरा जो चालू है हमारा सीरीज। दूसरा, इसके बजाय और कुछ करे कि अव्यक्त वाणी ही पढ़ना चालू करे, रखे। रहेगी। और उसमें जैसे हमने बीच में अभी वैराग का लाया, इस तरह से और क्या कर सकते हैं नवीनता? वैराग्य पूरा होने वाला थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा। कितना है? कल है आप? हाँ, तो ये वाला है ना। ये मुरली पढ़ी जो याद है ना, हमने यहाँ बहुत विस्तार से इसको डिस्कस किया है। अभी चली है 7-8 मास पहले। 96 की थी ना, 5 की। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की है यही क्लास में, इसी क्लास में बैठकर, शाम की क्लास में शायद, जो वैराग सेवा में खत्म हो जाता है। अभी चली है कुछ मास पहले। तो अरविंद भाई क्या करे? वैराग, हाँ वैसा ले सकते, बीच बीच में। मेरा दूसरा एक विचार था, स्पार्क की कुछ किताबें बनी हुई है अलग अलग टॉपिक्स की, कंपाइलेशन है, बाबा के ही महावाक्य, मुरलियों के ही है। जैसे ये है, ये भी एक किताब ही है जैसे छोटी। तो हम जैसे संडे को जो मुरली चलती है उसमें से एक टॉपिक निकाल के अगर उस पे कोई किताब बनी है तो एक हफ्ता उस किताब को बीच में ले सकते हैं। जैसे कल की जो मुरली थी, एकांतवासी, अंडरग्राउंड, गुम हो जाओ, ये सारी जो बातें उसमें थी। तो स्पार्क की कोई किताब है अगर हम उसी टॉपिक से संबंधित बनी हुई है तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? क्या नवीनता है मंजू बहन? अभ्यास के लिए एक
पॉइंट होनी चाहिए, क्योंकि वेरिएबिलिटी चली जाएगी उसके बाद वो खत्म। तो दूसरा लेंगे हम कोई, जैसे वैराग, फिर डिटैचमेंट, फिर कुछ ऐसी पॉइंट होनी चाहिए अभ्यास के लिए पूरे दिन। अच्छा, पूरे दिन के लिए होमवर्क? हाँ, एक ही पॉइंट हो, बहुत नहीं, एक ही पॉइंट हो। कल भी बोला ना, पॉइंट्स बहुत है, पॉइंट्स की कमी नहीं है, अनुभूति की कमी है। ड्रिल का अभ्यास वो बाबा की आवाज में, चलो वो लगा सकते हैं हम कल से या आज से, चलो भी शायद नहीं है वो उसमें। तो ड्रिल और क्या करें बताइए। यहाँ हमारे पास जो टाइम है यहाँ पर 25 मिनट या 30 मिनट, उसमें हमें कुछ ऐसा करना है कि जो हमको दिन भर में शक्तिशाली बना के रखे। क्योंकि देखा गया है कि ये पढ़ते तो है परंतु भूल जाता है, फिर बाद में याद नहीं रहता है। ये नागेश भाई क्या नवीनता करें ये क्लास में? आप चले गए थे बाहर क्लास में। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें और क्या कर सकते हैं? क्या वही जारी रखें? चेंज रहता अच्छा होता है, तो वही क्या चेंज करें? जिस दिन ब्रह्मा भोजन है तो उस दिन न खा के नहीं तो क्लास लगाते यहाँ पे ऐसे नहीं, क्लास तो आपको पर्सनल सुनना है। ये हमारे पास टाइम बहुत कम है, इस कम टाइम में बहुत कुछ करना है। क्लासेस सुनना, चिंतन करना, मनन करना, यहाँ हम डिस्कशन भले कर सकते हैं परंतु ये कुछ बातें पर्सनल लेवल पे करनी है। जिस दिन कोई मुरली चलेगी जैसे अभी बोला, तो सबने चिंतन करना है और किसी को भी आगे आप बुला, किसी को भी बुला के और नहीं, पर वो बात है ना, ध्यान वो कई लोग जब तक अपना नंबर नहीं आता तब तक पढ़ता नहीं कोई। जब तक पर्ची निकालते और पढ़ा नहीं हो किसी ने तो अगर होमवर्क दिया उसी दिन एब्सेंट रह गया तो वो भी तो मुश्किल है। उससे अगले का निकाल लो वो तो है रहेगा तो की निकाला तो मैंने बोला 6 दिन हम मौन में रहते हैं, सब एक्टिविटी। हाँ, तो बैठा जरूरी अभी नहीं, ये क्लास में मौन सुबह मौन, तो नींद तो पहले ही, नींद का तो असर होता है जबरदस्त। नहीं, ऐसा कुछ हो कि जिससे बुद्धि चलने लगे, एक्टिवेट हो जाए, कोई उसमें हलचल, जैसे कल बोला ना, हल चलाओ तो हलचल। वैसे जैम सेशन होता है जो जनरली बाहर, किसी को भी बिठा दो वहाँ पे, उसको कोई भी एक पॉइंट देंगे, उस पर बोलना अचानक से, वो एक अच्छा है। बीच में 1 मिनट बोले थे, 2 मिनट जितना, मतलब उसमें हर एक को तैयार रहना पड़ेगा। कोई भी एक टॉपिक वही फिर वो संख्या ही कम हो जाती है। होमवर्क अगर ज्यादा मिल जाए, अगर कोई काम दिया जाए तो दूसरे दिन गायब, बुखार या कुछ भी हो सकता है। तो दिखता तो थोड़ी ना है, सिर दर्द हो रहा है दिखता थोड़ी है, पेट दर्द दिखता थोड़ी है तो वो हो जाता है, इसके लिए वो थोड़ा मुश्किल है। बिना जोर पड़े तो काम ही नहीं होगा। यहाँ तो ये मार्ग ऐसा ही है कि इसमें जब काम दिया जाता है तो ही व्यक्ति पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है, स्टडी करता है। वो हमेशा ही प्रिपेयर रहे ऐसा बहुत कम होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर आप जो पर्सनल लेवल पे पढ़ते हैं और आपको कोई बात अच्छी लगती है तो वो आप बताओ कि ये क्लास में पढ़नी चाहिए। जैसे नागेश भाई ने बहुत सारे मुझे कुछ लेख भेजे हैं कि जो अच्छे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास कोई पर्सनल लेवल पे कोई लेख है, कोई टॉपिक है, चाहे कोई जैसे गुड मैनर्स, ये एक टॉपिक है, तो इसका बाहर वाले लोगों ने भी कुछ लिखे नियम 15-20, तो वो क्या क्या गुड मैनर्स होने चाहिए, अच्छे मैनर्स, वो भी हम पढ़ सकते
सकते। मतलब आपको जो अच्छा लगा पर्सनल लेवल पे वो आप यहाँ आके सुशील भाई के पास दे दीजिए, फिर दूसरे दिन सुशील भाई यहाँ उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना? जो आपको लगता है ये आपको बहुत अच्छा लगा और ये सबको पता हो जाना चाहिए, या बाबा की कोई ऐसा पैराग्राफ, कोई पॉइंट। हाँ पर उसमें भी माया है कि बस वो फॉरवर्ड जो करते हैं ना आजकल, आया मेल फॉरवर्ड, आया व्हाट्सएप बिना पढ़े, जब तक वो खुद आप उसको पढ़ते नहीं, समझते नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता है वो पूरा उसमें क्या है, उसके बाद ही आप ये सोचे कि ये सबको पता चले। इसके ऊपर सबका चिंतन चलना चाहिए। ऐसा अगर कोई टॉपिक आपके रोज के पढ़ने में आता है तो। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न है कि आप पर्सनल लेवल पे क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो साकार मुरली रोज की है, ये यहाँ पढ़ लिया, उसके अलावा क्या क्या पढ़ते हैं वो मुझे सब बताओ। संगठन में नहीं, एकांत में। लोगों का जीवन पढ़ लेते हैं। हाँ, जीवन नहीं, किताब बताओ। इसके अलावा भी कुछ पढ़ते हो मुरली के अलावा? ज्ञानामृत। हाँ, अगर ज्ञानामृत पढ़ते पढ़ते आप किसको एक अनुभव उसमें आ गया और आपको लगता है ये अनुभव बहुत अच्छा है, अनुभव, या फिर वैसे के वैसे पढ़ के सुना सकते हो। आप लेके आओ और कहो कि ये मुझे अच्छा लगा, ये सुनाना है, तो तुरंत दूसरे दिन, 1-2 दिन में कभी भी आप उसको सुना सकते, पर पूरी तैयारी से आना है। एक तो ज्ञानामृत में कोई लेख, कोई अनुभव, ये हो गया। और क्या कर सकते हैं कमलेश भाई? पूरी लाइब्रेरी आपके हाथ में है, इतना माल है, कुछ तो लाओ वहां से इधर। टॉपिक का जो बोला ना आपने बहुत अच्छा रहेगा, जैसे विजयी अवस्था है, जो शरीरी अवस्था है, जो टॉपिक्स है बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे कोई टॉपिक देखिए, जैसे नंबर लगाते बिना इसका, जस्ट ऐसा ही टॉपिक। हाँ, वो भी एक अच्छा अभ्यास है। पहले से देंगे तो होगा। कितना पहले चाहिए? 1-2 दिन बहुत ज्यादा हो जाता है। 1 दिन समय बहुत कम है। हाँ, अच्छा, इसके लिए 1 हफ्ता पहले से। अचानक तो जरूर आएंगे, लेकिन कुछ आता है जरूर, इसलिए 2 दिन का। हमें अव्यक्त वाणी तो हमारा मेन है, वो तो रखना ही है, वो तो चालू ही रहेगा। पर मैं सोच रहा था उसमें जो स्पार्क की किताबें हैं, एक एक टॉपिक पर, जैसे पश्चाताप एक टॉपिक है, धर्मराज एक टॉपिक है, लेकिन एक टॉपिक है, मनसा सेवा एक टॉपिक है। जो दिल को शरणनी कर दे। हाँ, बस ऐसे, जैसे ये वैराग टॉपिक है ना, थोड़ा सा हिलाए, हलचल आए, थोड़ी हलचल आ जाए, अनुभूति या वो जो है उसमें से भी हम थोड़ा सा वो जो बीच का है वो ले सकते हैं। तो वो एक, और भी कुछ पूर्णिमा बहन क्या करे? उन्होंने बताया उसके ऊपर क्या, ये सब उसी के लिए तो है पूरा। पढ़ाई से परे थोड़ा याद मिलेगा, पढ़ाई छोड़ के थोड़ा सा याद का बताओ ऐसे। हमने सबसे पहले तो इस पढ़ाई को समझा नहीं है, मेन हमारा ये पढ़ाई ही रहेगा, क्योंकि योग का सारा आधार ये पढ़ाई ही है। बिना पढ़ाई के, बिना ज्ञान के योग हो ही नहीं सकता। कई लोग हैं जो ज्ञान का मनन, चिंतन, डिस्कशन, चर्चा नहीं करते, उनको ज्यादा रस योग में है, परंतु क्या वो योग यथार्थ है? वो शक्तिशाली योग नहीं है। बाबा के कमरे में जाकर बाबा के फोटो को देखना, ये योग नहीं है। वो 8 घंटा चार्ट स्वतः ही रहेगा अगर ज्ञान हमारी बुद्धि में है तो। ये बाप को याद करना और बाप के ज्ञान को याद करना एक ही है। एक मुरली में अव्यक्त महावाक्य था, चाहे बाप को याद करो या बाप के ज्ञान को याद करो, एक ही है। मुरली से प्यार माना, बाप से प्यार, मतलब ज्ञान ही बुद्धि में नहीं है। कार्य हम बैठ के केवल योग ही कर रहे, वो योग भी कितना समय कर सकता है कोई? वो तो आपको करना ही है, वो पर्सनल लेवल पे करना ही, हम संगठन लेवल पे वो तो करना ही है।
कैसे भी करके आपको उसको, हाँ तो अभी उसकी युक्ति सोचो कि क्या करे कि जिससे पढ़ाई याद रहे। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सुन रहे हैं, अच्छा ये बहुत अच्छा सुना, यहाँ से गए, वो गेट में जाते ही आउट, पूरा गुम हो जाता है, टॉपिक भी याद नहीं रहता है क्या टॉपिक था। उसके लिए क्या करें? बादाम से नहीं होगा वो। बाबा की कमरे में बैठ के याद करो ना तो। हाँ, ये हम जो पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ना, जितना हमें उसको टाइम देना चाहिए उतना टाइम हम नहीं दे रहे, ये सबसे पहले स्वीकार करो। पढ़ाई के लिए बहुत कम टाइम हम दे रहे, हमारा टाइम जो जा रहा है कहीं और चीजों में जा रहा है। इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। फिर किसी को पूछते भी नहीं है, कई डिफिकल्ट वर्ड आते हैं, जैसे कल मैंने क्लास में कहा ना, मुझे लगा वो जो एक वाक्य आया कल की मुरली में, जैसे वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, पर इससे पहले भी कि मैं किसी को पूछूं, मैंने उसको बहुत बार पढ़ा, बार बार पढ़ा। अनुभव समान साक्षात्कार, ये शब्द जो मुरली में आया, जब हमारा कल दोपहर को डिस्कशन हुआ, वो डिस्कशन में 2 ही लोग थे बस संडे छुट्टी रहती है सबको परंतु वो डिस्कशन भी इतना फ्रूटफुल हुआ कि उससे वो समझ में आया कि अनुभव समान साक्षात्कार। मुझे लगा प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये अनुभव जो दूसरी आत्माओं को हो रहा ना, यही साक्षात्कार है। रियलाइजेशन, विजन और उससे रिविलेशन, प्रत्यक्षता उसी से होगी। तो इतने ऐसे सूक्ष्म बातें होती है उसमें। जैसे अभी ये पढ़ा, हमने सुना, सबसे ज्यादा समझ में किसको आया? जिसने पढ़ा, क्योंकि उन्होंने चिंतन किया। बाकी ने खाली पढ़ा और कनरस भक्ति मार्ग, बहुत अच्छा, हमने खाली पढ़ा सुना। सबसे ज्यादा फायदा उसको होता है जो खुद पढ़ता है, चिंतन करता है, मनन करता है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं सब उसको पहले से पढ़ के आए, तो वो थोड़ा पावरफुल होगा। जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा पहले से ही पढ़ के आए, या फिर जो पढ़ा है यहाँ से जाकर फिर पढ़े, नहीं तो केवल वो उड़ जाता है। ये ज्ञान, बाबा की जो भाषा है, ये जो हिंदी है, ये बहुत क्लिष्ट हिंदी है। इतनी साधारण कोई उपन्यास नहीं है, कोई कहानी नहीं है कि पढ़ लिया और याद हो गया। बहुत इसमें इधर से उधर, एक वाक्य में कितने लंबे खींचते हैं, बहुत लंबे वाक्य। तो ये कर सकते हैं। और पवित्रा बहन क्या करें हम? नहीं नहीं, आप दूर से सुनते हो हम लोगों को, नहीं आप दूर से सुनते हो और बड़ा रेगुलरली सुनते हो, तो आप वहाँ सुनते आपको क्या लगता है कि ये लोगों ने और क्या करना चाहिए जिससे आपको या आप जैसे दूसरे और भी जो सुनने वाले हैं उनको और फायदा हो? आप तो टीचर है ना, आपको तो तुरंत पता चल जाएगा। हाँ, जितना मुझे कहना है कि इस क्लास से फायदा बहुत हो रहा है। नहीं, फायदा तो ठीक है, परंतु उसमें संतुष्टता नहीं होना है, आगे बढ़ना है। वो क्या फायदा हो रहा है 2 मिनट में बता। नहीं, फायदा तो ये हो रहा है कि जैसे जब से मैंने इन क्लासेस को सुनना शुरू किया है ना, तो एक जैसे अभी हम बात करते हैं ना जागरूकता की, कि हर पल एक, और एक चीज और है जो मुझे हमेशा याद रहती है, जैसे कुछ भी परिस्थिति आती है, कोई समस्या छोटी मोटी कुछ भी, तो हमेशा मुझे याद रहता है कि अरे एक ग्रुप है जो ना बहुत अच्छा एफर्ट कर रहा है, एक पुरुषार्थी ग्रुप है, देखो उनके साथ मैं भी हूँ, तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी बढ़ सकती हूँ आगे। तो ये ग्रुप ना सूक्ष्म रूप से मेरी बहुत मदद करता है। यस, जो आपको पता ही नहीं है। अच्छा, जब विस्मृत हो जाता है तो ग्रुप कहाँ कराया है? तो कोशिश करती हूँ, फिर से सुनती हूँ कुछ क्लासेस। एक चीज और है कि इन क्लासेस को मतलब पिछले ये डिसइंटरेस्ट वाली जो चल रही है ना, यही शायद कुछ मिस हुई मेरी 4-5, तो पिछले मार्च से लेके अब तक कोई क्लास मिस नहीं की मैंने। और जैसे हम कभी जाते हैं मार्केट में सब्जी लाने, किसी ने मुझे ड्रॉप कर दिया एक मॉल में, चलो भैया सब्जी खरीदो, मैं आता हूँ 1 घंटे में, तो बस अकेली हूँ मैं, तो क्या करूँ, अपना हेडफोन लगा के सब्जी खरीद रही हूँ और क्लास सुन रही हूँ, तो मिस कभी नहीं करती। लेकिन तो फायदा बहुत होता है मुझे। तो आप लोग प्लीज कुछ नवीनता करना चाहते हो तो करो, बट मेरे लिए तो बहुत काफी है मेरा तो बहुत फायदा हो रहा है इसमें संतोष भाई क्या करें नवीनता? मनोज भाई क्या पढ़े? पीछे मुड़ के नहीं देखो तो
वो तो अच्छा है सब। अच्छा, कल का जो है वो मंजू बहन बचा हुआ जो भी है, प्रिंटिंग थोड़ा इधर फेडेड, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। सोच के फिर कल फिर बताना। ओम शांति।